ठीक है। तो एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग के लिए ही जनरली हम लोग का यहाँ पे काम होता है कि हम लोग को हर एक चीजों का अनुभव लेना है कि जब हम किसी बिल्डिंग में जाएंगे तो बिल्डिंग को का डायमेंशन, हाइट, विड्थ, हर एक चीजों को देख करके अनुमान लगा सके कि इस बिल्डिंग में किस टाइप का वायरिंग का जरूरत है, इसमें कितना कंपोनेंट लगेगा, उसके बाद फिर इसमें खर्च कितना आएगा, कितना लेबर लगेगा, मतलब ओवरऑल मिला करके एक एस्टिमेट लगाना है, उसके अनुसार कॉस्ट बताना है। ठीक है। जब हमको कभी टेंडर मिलेगा तो उस टेंडर को उसी समय मेरा अनुभव काम आएगा कि जब हम टेंडर के समय उसको पूरा डिटेल्स देंगे तो वो परख लेगा कि इसके पास कितना नॉलेज है, ये सही से कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो बहुत जरूरी है एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, उसी को हम पिछला क्लास में बताए थे। अब हम लोग उसके आगे चलते हैं। थोड़ा बहुत हम यहाँ पर देखो कुछ देख लेते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में जो पढ़े थे उसके अनुसार कि जो हम लोग का एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, ठीक है, उसके अनुसार कैसे हम लोग मतलब एक प्राइस लिस्ट बनाते हैं। यही देखे थे ना कि हम लोग किसी बिल्डिंग में कितना इक्विपमेंट को कितना जरूरत है। जैसे देखो मान लीजिए मान ली कोई भी हम एक बिल्डिंग का हम ओवरऑल ले लेते हैं कि उस बिल्डिंग में कितना क्या चीज का जरूरत पड़ा होगा और कैसे उसको हम बोल सकते हैं कि एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। ये सब ऐसा नहीं कि ये सब जरूरत पड़ा तो उसका लिस्ट बनाया है, ये सब एक अनुमान लगाया हुआ लिस्ट है। ठीक है। मतलब बनने के बाद लिस्ट कितना खर्च हो वो नहीं है, हम एक अनुमान कितना लगाए उसका लिस्ट है ये। तो वही चीज है यहाँ पे देखो दिया हुआ है कि जैसे मान लिया बोला कि यहाँ पे वन वे स्विच है, पढ़ेंगे सबके बारे में पढ़ेंगे कौन क्या होता है। वन वे स्विच है तो वन वे स्विच भी बहुत प्रकार का होता है, 5 एम्पियर का होता है, 15 एम्पियर का होता है, फिर टू वे स्विच होता है वो भी बहुत प्रकार का होता है। ठीक है। फिर देखो वन वे फ्लैश स्विच होता है। अब ये सब क्या होता है आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, सब हम देख लीजिएगा। अच्छा यहाँ पे वन वे स्विच में भी 5 मतलब बोल सकते हैं कि एक देखो पर डोजन के हिसाब से लिख रहा है, इसका कॉस्ट तुम्हारा 120 है। फिर तुम्हारा टम्बलर स्विच हो गया 15 एम्पियर का, उसका कॉस्ट इतना है। मतलब सबके बारे में हमें एक ओवरव्यू हम लेते चले गए कि अच्छा इसमें कुछ इतना सब लग सकता है और मार्केट में इसका रेट कुछ इतना इस तरह से चल रहा है। सबके बारे में हम जानकारी ले लिए। अब हम उसका एक लिस्ट तैयार करेंगे कि अब ओवरऑल खर्च कितना हुआ। देखो जितना प्रकार का है सबको लिखा हुआ है। डबल पोल मेन स्विच, फिर आयरन क्लैड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड ये सब कहाँ लगता है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी कहाँ लगता है। अब एमसीबी भी की बहुत प्रकार का होता है, 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 10 एम्पियर, 64 एम्पियर, कितना एम्पियर का हमें जरूरत है। और इंडस्ट्री में कितना एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे, कॉमर्शियल में कितना एम्पियर का एमसीबी लगाएंगे, ये सब के बारे में जानना है, आगे जानेंगे। फिर देखो पीवीसी क्या होता है उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और उसके देखो यहाँ पे जो पीवीसी यहाँ पे क्या बोल रहा है, इंसुलेट एल्युमिनियम कंडक्टर, जो मेरा वायर होता है वो किस पर्पस के लिए कितना एमएम का वायर का जरूरत पड़ेगा उसका बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, उस वायरिंग में, उसके बारे में देख लेंगे और एक अनुमान लगा लेंगे कि मे बी 2.5 एम्पियर का बोल सकते हैं 10 कॉइल का जरूरत पड़ जाए, 4.5 एम्पियर का 5 कॉइल का जरूरत पड़ जाए। ठीक है। उसके अनुसार से हम यहाँ पे अनुमान लगा सकते हैं, उसके अनुसार प्राइस भी फिक्स कर लेंगे। ठीक ना। और ये प्राइस किस तरह से लिखा हुआ है तो पर 100 मीटर लिखा हुआ है, और हम देख लेंगे कितना मीटर का तार यहाँ पर लग सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके ओवरऑल निकाल लेंगे। तो उसी प्रकार से तुम्हारा टोटल प्राइस लिस्ट यहाँ पर दिया हुआ है। मतलब एक तुमको बस इतना दिखा दिए कि कैसे प्राइस लिस्ट तैयार होता है। ठीक ना। यहाँ पे कोई यहाँ पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस माइंड में रखना है कि ऐसा कुछ प्राइस लिस्ट होता है, जब फ्यूचर में आगे देखेंगे तो इस प्रकार से माइंड में आना चाहिए। उसी प्रकार से बहुत सारा इक्विपमेंट है, अभी उसके बारे में पढ़े नहीं है तो मे भी उतना आइडिया मिलेगा नहीं, थोड़ा बहुत फिर भी कुछ मिलता जुलता दिख रहा होगा जिसके बारे में डेली लाइफ में यूज करते हैं ये सब। अब मेन आता है कि ये सब तो तुम्हारा कंपोनेंट का प्राइस हो गया, तो क्या इससे हम एस्टिमेट लगा लेंगे कि मतलब कितना खर्च पड़ा। ये तो बस कंपोनेंट का लिस्ट है, उसके बाद सबको कितना कितना लगेगा सबको ऐड करके उसके उसका प्राइस निकालेंगे। तो ऐड कैसे करना है देखो, अभी तुम्हारे पास जैसे माने पुश बटन का है, ये तुमको बताया कि पर डोजन के हिसाब से इसका रेट 120 है। हो सकता है हम हमें 10 डोजन का जरूरत पड़ जाए, 20 का जरूरत पड़ जाए, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 120 × 10 या 120 × 20। ठीक ना। तो वही बोल रहा है कि इस जब हम ओवरऑल कंपोनेंट का जब लिस्ट निकालते हैं तो उसका नेट प्राइस देखते हैं। ठीक है। और नेट प्राइस कैसे निकलता है, हर एक इक्विपमेंट का जितना भी इक्विपमेंट है, जैसे देख लो यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं
इस इक्विपमेंट का देखो, ये जो तुम्हारा एग्जांपल लिया हुआ है 30 एम्पियर स्विच एंड सॉकेट कंबाइन, जिसमें स्विच और सॉकेट दोनों होता है, उसका मान लीजिए रेट है तुम्हारा पर यूनिट 60, ठीक है। तो अब इसका नेट प्राइस कितना होगा, तो जिसका रेट है मतलब 60 रुपया है, जो 60 रुपया हो गया तुम्हारा, इस स्विच का कीमत है 60 रुपीज। अब हमको यहाँ पर देखना है कि जिस शॉप में हम वहां पे खरीदने के लिए गए तो वो उस स्विच पे कितना डिस्काउंट दिया। सबसे पहले हमें देखना है कि उस पर डिस्काउंट कितना है। तो जो भी डिस्काउंट है, यहाँ पे पूरा 10% डिस्काउंट है, तो इसको हम 6 रुपया को हम माइनस कर दिए, ठीक है, बच गया 54। अब इतना करने के बाद जो तुम्हारा शॉप है वो तुम पे टैक्स भी लगाएगा, जैसे 18% जीएसटी हो गया, यहाँ पर तो सेल टैक्स बोल रहा है, हम लोगों को जनरली 18% ही यहाँ पे जुटता है। तो यहाँ पे मान लीजिए टैक्स लगा तो 5% टैक्स है, वो टैक्स भी इसमें जोड़ेगा, ठीक है, वो तुमको अलग से जोड़ेगा, ऐसा नहीं कि तुमको इंक्लूड करके बता रहा है, लोकल मार्केट में ही तुमको इंक्लूड करके बताएगा, ठीक है। जो मतलब तुमको लिस्ट ओवरऑल देता है, होलसेलर होता है, वो तुमको अलग से टैक्स उसमें ऐड करेगा, या फिर ऑनलाइन परचेज करोगे तो देखोगे कि अलग से उसमें टैक्स को ऐड करता है, ठीक है। तो ये मेरा रियल प्राइस है, उसमें कुछ कितना डिस्काउंट हुआ और उसमें टैक्स कितना ऐड हुआ। तो यहाँ पे चलो मान लीजिए 5% टैक्स है, तो चलो इसमें 2 रुपया और ऐड कर देते हैं, तो कितना हो गया। अगर ओवरऑल इसमें ऐड किए तो शायद हम देख रहे हैं कि ये हो गया कितना, टैक्स टैक्स यहाँ 5% है, अरे ये 51 किसे बता रहा है, हाँ ठीक है 54, ये 51, ये तो 8 हो जाएगा ना, 56 हो जाएगा। साथ से देखो यहाँ पे गलत कर दिया, नेट प्राइस मेरा क्या हो गया, तो 56.70 हो गया। तो हम टैक्स भी दिए, हम डिस्काउंट भी देख लिए, उसके अनुसार मेरा ओवरऑल इस स्विच का नेट प्राइस हो गया। अब इसके अनुसार जितना भी मेरे पास कंपोनेंट होगा। सर 56 कैसे होगा, 54 तो सही लिखा है, डिस्काउंट तो घटेगा ना, उसके बाद टैक्स लगाया 5%, तब 54 तो हाँ सही लिखा है। अरे क्या हम कर दिए, 54, हाँ बोलो बोलो 54 का 100% करे 60 रुपया था ना, तो उस पर 10% का डिस्काउंट लगाया, तो उसमें 6 रुपया घटेगा, तो 54 हो गया। 54 का ही 5% ना यहाँ लगाएगा टैक्स, तो 2.7 आता है, तो सही तो है। तो आप 56 कहाँ से बोल रहे? हम वो नहीं बोले, दो टैक्स लगाया तो टैक्स तुम्हारा घटेगा उसमें कि उसमें ऐड होगा, टैक्स लगाया, टैक्स ऐड होगा, तो टैक्स ऐड होगा, डिस्काउंट तो घटेगा उसमें ना ऐड होगा टैक्स। तो 54 में तो हम ऐड किए। अच्छा आप नीचे नेट प्राइस बता रहे हैं। हाँ नेट प्राइस की हम बात कर रहे हैं, हाँ देखो 51 लिखा हुआ है, जैसे मेरा कहना है हाँ तो वो गलत है। हाँ है ना, वही बोल रहे हैं कि जो 54 लिखा हुआ है उसमें हम अलग से टैक्स ऐड किए, तो टैक्स ऐड किए मतलब 2.7 रुपीज हमको अलग से उसमें देना पड़ेगा ना, तो 56.70 होना चाहिए, यहाँ पे सब टैक्स किया हुआ है। चलो, तो वही हो गया कि हम लोग का नेट प्राइस एक 30 एम्पियर स्विच का कुछ इतना पड़ा। वैसे ही जितना मेरा लिस्ट था ना, सबका हम नेट प्राइस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको ऐड करेंगे। ये तुम्हारा हो गया कि ओवरऑल कंपोनेंट का नेट प्राइस, जो भी कुछ आएगा एक्स बाई जेड जो भी आया, चलो मान लिया जाए कंपोनेंट नेट प्राइस हम उसका निकाल लिए, सबका निकाल लिए, जितना भी हम लिस्ट ऊपर देखे थे ना सबका निकाल लिए। अब उसके बाद क्या करना है, इतना निकालने के बाद अब हम देखेंगे कि लेबर का खर्च कितना पड़ा, ठीक है। हम पीछे भी देखे थे ना कि हम लोग को चाहिए कि कितना हमें वर्कमैन का जरूरत पड़ रहा है, तो वहां पे हम नंबर ऑफ वर्कमैन को देखेंगे कि कितना यूज हो सकता है, अंदाजा लगाएंगे। लेकिन वर्कमैन के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इस काम को कितने दिन में खत्म करना है, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। तो हमें उस टाइम के अनुसार हम उस पर देखेंगे कितना काम, मतलब कितना वर्कमैन लग सकता है। मे बी तुमको 2 महीना में खत्म करना हो, 1 महीना में खत्म करना हो, उसके अनुसार हम वर्कमैन का डिसाइड करेंगे। मान लिया जाए 60 हो या 100 वर्कमैन का यूज हो रहा है, ठीक है, तो 100 वर्कमैन का यूज होगा, तो हम उसका मार्केट में देखेंगे कि एक वर्कमैन एक दिन का कितना लेता है, उसके अनुसार हम इसका प्राइस तय करेंगे। तो वहां से हमें वर्कमैन का ओवरऑल प्राइस मिल गया, उसको हम इस कंपोनेंट के साथ ऐड कर देंगे, कंपोनेंट का प्राइस प्लस वर्कमैन का प्राइस।
उसके बाद हम देखेंगे जो भी आएगा, चलो मान लिया जाए हम 500 कुछ भी मान लेते हैं, एबीसी मान लेते हैं, क्योंकि वर्कमैन है उसके अनुसार कितना होगा, सबका अलग अलग प्राइस है। तो ये कॉस्ट हो गया। उसके बाद फिर तुम्हारा ये वर्कमैन का कॉस्ट हो गया। क्या अभी और भी कॉस्ट ऐड कर सकते हैं? तो ऐड कर सकते हैं। इस जो भी हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, तो जैसे मान लीजिए नाइट हो गया, तो सब लोग अपने अपने काम, अपने अपने घर को चले जाते हैं काम करने के बाद। तो उसको सिक्योरिटी प्रदान करने के लिए या फिर किसी भी पर्पज से, मतलब उसको देखभाल करने के लिए जो हम लोग वहां पे स्टाफ लगाते हैं, ठीक है, किसी किसी में जरूरत पड़ता है, किसी की जरूरत नहीं पड़ता है। तो मान लीजिए जरूरत पड़ गया, उसका भी खर्च तो हमको जोड़ना पड़ेगा ना। तो हम उस खर्च को हम पहले ऐड करेंगे। जैसे मान लीजिए उस खर्च का कुछ DEF हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हो गया कि जिससे हमारा स्टाफ का हो गया। अब जो तुम्हारा ठेकेदार है, फ्री में तो काम करेगा नहीं, वो भी तो अपना लॉस और प्रॉफिट तो देखेगा। तो उस जो भी उसको काम मिला, जिस तरह का कंस्ट्रक्शन है, उसके अनुसार वो अपना प्रॉफिट भी खोजेगा। इसमें कम से कम हमको 50,000 का, 60,000 का, 70,000 का हमको प्रॉफिट होना चाहिए। उसके अनुसार वो अपना प्रॉफिट को भी ऐड करेगा, ठीक है ना। इतना काम करने के बाद वो टोटल प्राइस बताएगा कि इस कंस्ट्रक्शन में कितना खर्च होने वाला है, ठीक है। इतना जब हो जाएगा ना, तब हम एक छोटा सा अनुमान लगा सकते हैं, एक बता सकते हैं कि हाँ, ये जो ओवरऑल कंस्ट्रक्शन है, इसमें वायरिंग करने के लिए हमें 1 लाख या 2 लाख या जो भी जितना जरूरत पड़ेगा, उसके अनुसार हम एक एस्टिमेट बता सकते हैं। तब क्या हो गया, मेरे पास एक टोटल लिस्ट हो गया ना। उस लिस्ट को अगर हम किसी को दिखाएंगे तो शायद वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा। जो ऑब्जेक्शन करना होगा वो वहीं पे करेगा कि मार्केट में इतना रेट चल रहा है, तो इसमें आप इतना क्यों लिखे, उतना क्यों लिखे। उसके साथ हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है ना। जो भी है आइडिया तो उतना रहेगा ही। तो इसी चीज का हम लोग को जनरली ध्यान रखना है। सबसे मेन है ना नेट प्राइस, ठीक है। जो रेट चल रहा है उसको चलने दो, नेट प्राइस क्या हो रहा है, तो वो टैक्स ऐड करके ही नेट प्राइस निकलेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, तो ये था तुम्हारा एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग का एक छोटा सा इंट्रो। पढ़ना है इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हमारे सिलेबस में है नहीं, तो हम इसको यहीं पे स्किप कर रहे हैं। हम लोग आगे आते हैं अपने सिलेबस पे। अब देखो, अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रिकल सिस्टम। अगर तुम लोग को बुक का रेफरेंस चाहिए तो तुम्हारे सिलेबस में जो फर्स्ट नंबर ऑप्शन है ना, वो मेरे ख्याल से बेस्ट है, और हम उसी का यूज भी कर रहे हैं तुम लोगों को बताने के लिए। तो अगर जरूरत पड़े कि नहीं हमको बुक ही पढ़ना है, उसी को परचेज कर लेना। अब बुक खरीदते हैं, कहीं से लाते हैं? खरीदते हैं बुक की, कहीं से लाते हैं? नहीं नहीं, हम तो खरीदे ही है, लाइब्रेरी में तो है नहीं ये सब, तो कहाँ से लाएंगे, परचेज ही कर लिए थे। देख लिए कि ये तुम्हारा बीटेक के बाद भी काम आने वाला है, तो हम परचेज कर लिए। देखो, अब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल सिस्टम जैसे ही स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग को जनरली सिलेबस में ना कंपोनेंट के बारे में पढ़ा हुआ है, मतलब पहला टॉपिक कंपोनेंट के बारे में है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपोनेंट को ना पढ़ के सबसे पहले हम कुछ सिंबल के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहले एक सिंबल को ओवरव्यू रख लेते हैं, फिर धीरे धीरे कंपोनेंट को पढ़ेंगे ना, तो सिंबल को माइंड में रिकॉल करते जाएंगे, जिससे लास्ट में हम एक ओवरऑल वायरिंग का एक सिंगल लाइन डायग्राम बना सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंपोनेंट के बारे में, सिंबल के बारे में पढ़ते हैं, और फिर आगे आएंगे कंपोनेंट के बारे में। चलो उस पे आते हैं। तो कंपोनेंट के लिए सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है कि कंपोनेंट का सिंबल क्या है। देखो, हम लोग का जो पर्पस है, टॉपिक हम नहीं बता रहे, हम लोग का पर्पस है सिंगल लाइन डायग्राम के लिए, क्योंकि हम लोग को सिंगल लाइन डायग्राम पे ही काम करना है, हमको वायरिंग करना नहीं है, करवाना है, ठीक है। तो हम लोग के लिए यही मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है। तो SFD में सबसे पहला होता है कि सब जितना भी इक्विपमेंट है उसका सिंबल क्या होता है।
तो हर एक सैंपल के बारे में पहले जान लेते हैं, किस सैंपल को कैसे ऐड करना है, किस प्रकार से वो हम जैसे मान लीजिए कोई इक्वेशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सैंपल के अनुसार से उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है, हम एक छोटा सा सैंपल लिख दिए, उसका मतलब हो गया कि वो एक पेज को मतलब वर्णन कर रहा है, तो उसको हमको समझना है। जैसे देखो, सबसे पहला आता है कि जो हम लोग सैंपल का यूज करते हैं तो उसके लिए जो किसी भी, जैसे मान लीजिए जाए तुम्हारा करंट हो गया, या फिर वोल्टेज हो गया, या फ्रीक्वेंसी हो गया, या फिर बोलो टाइम हो गया, या फिर तुम्हारा जैसे कोई बोल सकते हैं, जैसे कोई वायरिंग कर रहे हैं तो उस वायरिंग कर रहे हैं तो उसमें जो जिस टाइप का वायरिंग यूज कर रहे हैं तो उसका सरफेस एरिया कितना है, ठीक है, उसको उसका यूनिट क्या होगा। तो हर एक यूनिट को मेजर करने के लिए हम लोग किस प्रकार का यूनिट का यूज करेंगे तो उसको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है, अगर हम बात करें कि यूनिट हम लोग को किसका यूज करना है, तो थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पर, क्योंकि तुमको वहां बताना पड़ेगा कि हम लोग यहाँ पर यूनिट बहुत प्रकार का होता है। ठीक है, तो हम लोग किस यूनिट को यूज करके लेके चल रहे हैं, मतलब रेफरेंस किसका यूज कर रहे हैं, रेफरेंस देना बहुत जरूरी है। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बोले यस आई यूनिट, ये तो समझ में आ ही रहा होगा। यस आई यूनिट का मतलब इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, उल्टा हम लिखे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे आता है कि ये जो एसआई यूनिट है ना, वो किसके द्वारा बताया गया, ये जो प्रपोज किया गया, पता नहीं माइंड में होगा या नहीं होगा, अगर नहीं है तो देख लो, है तो अच्छी बात है। कॉमिट इंटरनेशनल डिप्लॉयर्स मीजर, ये इसके द्वारा बताया गया था। ये तुम्हारा कंपनी का नाम है, कॉमिट इंटरनेशनल डिप्लॉयर्स मीजर लिखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं CIPM। तो ये जो एसआई यूनिट है ना, ये हम लोग इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए देख रहे हैं। ठीक है, ओवरऑल के लिए नहीं देख रहे हैं, इलेक्ट्रिकल वायरिंग की जो जरूरत है वो जनरली CIPM से लिया गया। यही तुमको सबसे पहले इसके बारे में बताया था, एसआई यूनिट के बारे में। ठीक है, तो ठीक है, ये तो चलो मानिए पर्पस हम देख लिए। मेजर किसके अकॉर्डिंग करते हैं, तो वो एक अलग कंपनी का नाम है, यहाँ पे हम लिखेंगे मेजर बाय, जो तुमको फुल डिस्क्राइब करता है हर एक इक्विपमेंट के बारे में कि किसका, या फिर बोल सकते हैं हर एक मेजरमेंट के बारे में कि किसका ऐसा यूनिट क्या है, और हम लोग को उसी के अनुसार चलना होता है जनरली। वो एक लीगल प्लेटफॉर्म हो गया, द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ISO। इसको याद रखना है। ठीक है, हम लोग जो यूनिट यूज करेंगे वायरिंग में वो ISO के अकॉर्डिंग चलेंगे। ISO जो यूनिट बताया है, मतलब ISO का जो SI यूनिट है, हम लोग उसी यूनिट को यूज करके हर एक सिस्टम के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। और इसके साथ एक और कंपनी आता है जिसका नाम है इंटरनेशनल इलेक्ट्रोमैकेनिकल कमीशन, जिसको हम लोग बोलते हैं IEC। ठीक है, ये दोनों मेरा एक स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म हो गया कि ISO और IEC के अकॉर्डिंग हम लोग SI यूनिट को मतलब किसी भी मेजरमेंट का SI यूनिट बताते हैं। ठीक है, तो अपने मन से किसी भी चीज को नहीं लेंगे, इसका जो SI यूनिट है हम एकदम उसी के प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे।
ठीक है। तो जनरली होता क्या है ना, तुम्हारा इस बुक में भी अच्छे से इसको दिया गया है कि जो अदर बुक है उसमें जो एक्सप्लेन करता है तो थोड़ा बहुत वो अपने ढंग से एक्सप्लेन कर देता है। तो अगर उसको हम आईएसओ और आईईसी कंपेयर करते हैं तो उसके अनुसार वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। तो अगर हम उसको पता नहीं कैसे लीगल प्लेटफॉर्म में चले जाएंगे तो वो मेरा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। तो हमेशा हम लोग को ध्यान रखना है कि हम जो जिस चीजों को यूज कर रहे हैं किसे रेफरेंस लेकर के यूज कर रहे हैं। अगर हम अपने मन से बनाएंगे तो एक तरह से समझ लो कि तुम्हारा वो आइडिया कहला गया। तो वो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि जो हम जैसे मान लीजिए हम किसी बोल दिए कि फ्रीक्वेंसी को हर जगह लिख करके हम अपना नाम ही दे दिए। आप क्यों मेरा हम अपना नाम दे दिए, क्या कहीं पे आपका ये चीज वैलिड है? तो जो वैलिड है उसी का यूज करेंगे, अपने मन से कोई चीज नहीं करेंगे। ठीक है। तो जनरली हम लोग CIPM तो ये तो बनाया गया है इसके द्वारा, और जो मेजर करेंगे वो आईएसओ और आईसी मेरा ये लीगल प्लेटफॉर्म है, इसके अनुसार हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर जो हम लोग का वायरिंग सिस्टम है, देखो सामने दिख रहा होगा कि ज्यादा इस पे एक्सप्लेन करते नहीं है कि जैसे तुम्हारे पास आ गया और होगा इधर लिखना पड़ेगा हमें। जैसे देखो हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी फिर देख लेना। जैसे हम यहाँ पे अगर हम बोले कि जो नॉर्मल हम लोग का जो यूनिट होता है जो सबको मालूम है, जैसे अगर हम बोले लेंथ का यूनिट क्या होगा, तो सबको मालूम ही होता है कि जो लेंथ का यूनिट होता है वो कुछ मीटर होता है। तो हम वहां मीटर तो लिखेंगे नहीं, जब हम सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो वहां हम लोग करेंगे कि इस मीटर को हम लोग एम से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो ये मेरा यूनिट था, उसका सिंबल हो गया। ठीक है। तो मेनली हम लोग को सिंबल पे ही तो ध्यान देना है। अगर हम लोग बात करें मास का, तो मास का क्या होगा ये सबको पता है, इसका किलोग्राम होता है। तो इसको हम लोग केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों स्मॉल में। ठीक है। अपने मन से देखो गलती क्या होता है, अपने मन से हम ऐसे लिख देते हैं कैपिटल के स्मॉल जी। तो हमें ध्यान रखना है एकदम आईएसओ और आईईसी के अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है। जब भी सिंगल लाइन डायग्राम बनाएंगे तो हम स्मॉल के को कैपिटल के से रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अगर स्मॉल की और जी लिखा हुआ है तो हम स्मॉल की और जी ही लिखेंगे, अपने मन से एडवांस नहीं बनेंगे। ठीक है। तो ये सही है, कैपिटल की और जी गलत है। उसके बाद अगर हम टाइम का बात करेंगे तो टाइम के केस में यूनिट तो मालूम ही है, लेकिन लिखना कैसे है? तो यहां पर जो होता है वो यस है। ठीक है। यस ही सी भी नहीं है, वो यहाँ पे यस है। अगर हम बात करें करेंट का, चलो बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ठीक है, चलो इसका तो एम्पियर होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका सिंबल क्या हो जाएगा, तो सिंबल इसका होता है कैपिटल ए, स्मॉल ए नहीं कैपिटल ए। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखना है। हम उसका बोल सकते हैं PDF हम सेंड कर देंगे, उसको देख लेना। हम ज्यादा नहीं बताते हैं, थोड़ा बहुत ही बताते हैं। जैसे अगर हम बोले अगर हम बात करें वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, तो सब लोग जानते हैं मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो इसको हम मतलब बता कैसे सकते हैं, सिंबल क्या है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे मीटर पर सेकेंड, यस सी नहीं m/s। उसके बाद अगर हम बोले एरिया का क्या होगा, तो एरिया का मालूम है स्क्वायर मीटर। तो रिप्रेजेंट कैसे करेंगे सिंबल के रूप में, तो मीटर स्मॉल एम। ठीक है। कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम। तो उसी प्रकार से और भी डिफरेंट है, जैसे तुम्हारा पावर हो गया। देखो पावर का जो यूनिट है उसको तो हम लोग वाट लिखते हैं ना, वाट। सिंबल उसका क्या होता है, तो अब यहाँ पर देखो जो इसका सिंबल होता है, बहुत प्रकार का यहाँ पर सिंबल बोल सकते हैं। रिप्रेजेंट इसको कैपिटल W से बोलते हैं। उसके बाद या फिर हम इसको J/S भी बोल सकते हैं, जूल पर सेकेंड, या फिर इसको न्यूटन पर
और इसका क्या हो सकता है, चलो बाकी फिर आगे देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसी को लेकर चलते हैं। अगर हम वोल्टेज का अगर हम बात करें तो वोल्टेज के लिए क्या होगा, वोल्ट, तो वोल्ट क्या करना है, तो VOLT लिखेंगे। उसके बाद इसका जो तुम्हारा सैंपल होता है वो कैपिटल भी होता है। तो इसी प्रकार से ना हर एक का सैंपल हमको अच्छे से माइंड में रखना है कि जो इलेक्ट्रिकल वायरिंग में जिसका जनरली यूज होता है क्या उसके बारे में हमें नॉलेज है या नहीं। तो हम टोटल को नहीं लिख रहे हैं, उसका फोटो हम सेंड कर देंगे, उसको देख लेना अपने ढंग से, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया, बस एक बेसिक SI यूनिट के बारे में जानना कि किस मेजरमेंट का जो भी तुम्हारे पास है उसका यूनिट क्या होगा और उसका सैंपल क्या होगा, उसको अच्छे से समझ बूझ लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखो दिया हुआ है तुमको कि जो हम लोग बोल सकते हैं ना कि मेजर करते हैं, जैसे तुम्हारे पास कोई भी प्रीफिक्स के रूप में आ गया कि तुमको मेली है या टेरा है या माइक्रो है या नैनो है, तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 10⁻⁻12 आ रहा है, तो ये अब हमको SFG बनाना है, तो हम इसको इतना हम कितना रिप्रेजेंट करेंगे। तो होता है ना कि 10⁻², सेकेंड लिखने के बजाय या फिर -3 सेकेंड लिखने के बजाय अगर मिली सेकेंड लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो उसके अनुसार हम एक किसी भी पावर को एक प्रीफिक्स नाम दे दिए, तो ठीक है, प्रीफिक्स नाम दे दिए, तो उसका सैंपल क्या है, क्योंकि हम इस प्रीफिक्स को भी यूज नहीं करेंगे SFG में, हम यूज करेंगे उसका सैंपल को। तो उसके सैंपल को अच्छे से हमको ध्यान में रखना है। जैसे 10⁻12 का टेरा का क्या होता है, तो कैपिटल G। 10⁹ को हम लोग गीगा बोलते हैं, उसका सैंपल क्या होता है, तो कैपिटल G। फिर 10⁻6 मेगा का क्या होता है, तो कैपिटल M। देख लो कंफ्यूजन होता है ना, 10⁻⁻6 का माइक्रो होता है, 6 का मेगा होता है, दोनों में M ही है। तो मेगा के लिए कैपिटल M, माइक्रो के लिए देखो यहाँ पर म्यू का साइन दे दिया। तो ये सब चीजों को अच्छे से माइंड में रखना है, और शायद होगा ही, थोड़ा बहुत नहीं मालूम है तो उसको देख लेना। हम लोग आते हैं इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए जो हम लोग को सैंपल यूज करना है उस पर आते हैं, ठीक है। हम इसको लिखने के बजाय ना इसका फोटो ही हम इसमें एडिट कर लिए कि टाइम कम लगेगा, समझ में ज्यादा आएगा और कम समय में ज्यादा चीजों के बारे में बता पाएंगे। सबसे पहला चीज कि जो हम लोग SFG में यूज करेंगे, सिंगल लाइन डायग्राम SLG, तो उसमें अगर हम लोग को करेंट का रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि SFG में तो हर एक प्रकार का करंट आएगा ना, अगर हम वहां पे बताना चाहेंगे कि इसमें किस प्रकार का करंट जा रहा है, AC जा रहा है, DC जा रहा है, वो कंपोनेंट AC का कंपोनेंट है, DC का कंपोनेंट है, फ्रीक्वेंसी कितना जा रहा है, वो सिंगल लाइन, वो सिंगल फेज है या मल्टीपल फेज है, ठीक है, उसको बताना तो होगा ना। हर एक चीजों के बारे में वहां पे विवरण होगा, तो सबको लिख तो सकते नहीं है, सैम्पल से ही रिप्रेजेंट करे, क्योंकि सारा कहानी मेरा एक पेज में ही रहेगा, एक चार्ट में ही रहेगा, तो उस चार्ट में हर एक चीज का विवरण होना चाहिए। तो वही यहाँ पे आता है कि अगर हम डायरेक्ट करंट का बात करेंगे तो उसका सैंपल कुछ ऐसा होगा, ये तुम्हारा डायरेक्ट करंट है। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट का बात करेंगे, इसका सैंपल जो पहले से मालूम है वही यहाँ भी है, कुछ नया नहीं है। फ्रीक्वेंसी का अगर हम बात करें तो फ्रीक्वेंसी हमको ये दिखाने का मतलब हो गया कि ये तुम्हारा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब ये इस प्रकार से कब यूज होगा वो देखो आगे एग्जांपल में पता चलेगा। बस पावर फ्रीक्वेंसी का साइन भी कुछ ऐसा ही है। तो अगर हम बात करते हैं, हम यहाँ पर ना जो जो इम्पोर्टेंट है सबको मार्क भी करते जाते हैं, जिसको माइंड में रखना है, क्योंकि लिखना इसमें बहुत सारी चीज लिखा हुआ है, तो हम लोग को जो काम का है सब कम से कम उतना याद होना चाहिए। देखो अब यहाँ पर है सिस्टम डिस्ट्रीब्यूशन। अगर जब हम सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एज अ वायरिंग का बात करें, तो वायरिंग हम लोग को कितने प्रकार का होता है, जब हम लोग आगे पढ़ेंगे ना, तो वायरिंग हम लोग को जनरली देखेंगे तो 3 प्रकार का, एक रेसिडेंशियल हो गया, एक कॉमर्शियल हो गया, और एक तुम्हारा इंडस्ट्रियल हो गया, ठीक है। ये 3 प्रकार का वायरिंग यहाँ पर जनरली हम लोग को करना होता है। इंडस्ट्रियल में कौन आ जाएगा, तो तुम्हारा जो घर का वायरिंग होता है वो रेसिडेंशियल में हो जाएगा।
कॉमर्शियल में क्या आ जाएगा, तो जो कंपनी का कर सकते, जो कंपनी का वायरिंग करते हैं या फिर किसी मॉल का वायरिंग करते हैं या किसी ऑफिस का वायरिंग करते हैं, ठीक है, तो वो सब मेरा कॉमर्शियल वायरिंग कहलाता है। अगर इंडस्ट्रियल का अगर हम बात करें तो किसी प्रकार का इंडस्ट्री या फिर बोलो क्या बोल सकते हैं फैक्ट्रीज, या फिर और क्या बोल सकते हैं कोई भी पावर प्लांट, या फिर जो माइंस होता है, तो ये सब में जो जो भी वायरिंग होता है ना वो इंडस्ट्रियल वायरिंग होता है। तो उसमें कौन सा कंपोनेंट यूज होगा, उसका सैंबल क्या है। अब जैसे देखो जब सिस्टम का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो रेसिडेंशियल में ना जनरली सिंगल फेज का यूज होता है, ठीक है। 3 फेज तुमको बहुत कम या रेयर केस में ही मिलेगा, ठीक है। तो जहां 3 फेज यूज होता है वो या तो कॉमर्शियल होगा या तो इंडस्ट्रियल होगा। अपने घर में सिंगल फेज ही आता है, 3 फेज नहीं आता है, ठीक है। तो कॉमर्शियल में हम लोग 3 फेज का यूज करते हैं, इंडस्ट्रियल में भी 3 फेज का यूज करते हैं। कॉमर्शियल में कहीं कहीं सिंगल फेज भी होता है, ठीक है, लेकिन इंडस्ट्रियल में फिक्स है कि वो 3 फेज ही आएगा, क्योंकि उसमें डिफरेंट टाइप का मशीन है, मशीन तुम्हारा 3 फेज से ही चलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास वायरिंग का तुम्हारा हो गया कि किस टाइप का वायरिंग हमें करना है, उसके अनुसार पता चलेगा कि रेसिडेंशियल है, कॉमर्शियल है, इंडस्ट्रियल है। उसके अनुसार जब हम लोग एसएलजी बनाएंगे तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे कि इसमें हम सिंगल लाइन फेज बना रहे हैं, डबल फेज बना रहे हैं, ट्रिपल फेज बना रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम बात करें एसी ऑफ यम फेज एंड फ्रीक्वेंसी यम, अगर हमें बताना है कि ये यम फेज एंड इसका फ्रीक्वेंसी कुछ यम है, उसको रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, यम फिर तुम्हारा ये सिंबल और यम। इससे फायदा क्या हुआ, अब जैसे देखो किसी भी सिस्टम में हमें बताना है कि ये तुम्हारा सिंगल फेज है, ठीक है, सिंगल फेज है और 50 हर्ट्ज है, तो इतना लिखने तो नहीं जाएंगे ना, हम बस क्या करेंगे वहां पर 1 एंड तुम्हारा अल्टरनेटिंग सैंबल हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे और लास्ट में हम उसका फ्रीक्वेंसी लिख देंगे। इतना जैसे हम लिखे ना तो हमें पता चल गया कि ये सिंगल फेज एंड 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी यूज किया गया है इस वायरिंग में, ठीक है, या फिर इस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो रिप्रेजेंटेशन आसान हो गया ना, मतलब हमको लिखना नहीं पड़ गया, हम बस इतना चीज लिखे और समझने वाला समझ गया कि ये सिंगल फेज यहाँ पे यूज है और इसका जो फ्रीक्वेंसी वो कुछ 50 हर्ट्ज है। तो थोड़ा बहुत माइंड में आ गया। उसी प्रकार से 3 फेज के लिए, उसी प्रकार से अगर हमें ये भी बताना है कि इस लाइन में कितना वोल्टेज पास कर रहा है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, बस कॉमा वोल्टेज लिख देंगे। तो बस एक लाइन से हमें ये मालूम चल गया कि कितना कितना फेज है इस लाइन में और कितना फ्रीक्वेंसी जा रहा है और इसका वोल्टेज कितना है। तो सब कुछ साफ साफ दिखते चला गया, हमें एक्सप्लेन करने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा सैंबल है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए, लाइन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलो एकदम ध्यान में रखते जाना है कि अगर हमें एसी 3 फेज 50 हर्ट्ज 415 वोल्ट का अगर हम लाइन यूज कर रहे हैं तो उसको कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यही रिप्रेजेंटेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते जाते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर अगर हमें न्यूट्रल का बात करना है, ठीक है ना, 3 फेज का स्टार कनेक्शन है, 3 फेज न्यूट्रल बोलेंगे। तो 3 फेज स्टार कनेक्शन दोनों हो गया ना, एक 3 फेज भी होता है, 3 फेज न्यूट्रल भी होता है। तो किसी में 4 कनेक्शन, किसी में 3 कनेक्शन, एज ए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसका यूज करते हैं। न्यूट्रल की जरूरत हुआ तो न्यूट्रल के लिए, अगर लाइन टू लाइन की जरूरत हुआ तो लाइन टू लाइन को लिए। तो उसके अनुसार हम न्यूट्रल का बात करेंगे तो देखो कुछ इस प्रकार से, जैसे ही बोला एसी 3 फेज विथ न्यूट्रल बोल दिया, मतलब 3 इंटू एन, 3 और एन यहाँ पे ऐड कर दिया, मतलब हो गया कि साथ में यहाँ पे न्यूट्रल का भी फेज है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ लाइन टू लाइन का बात हो रहा था, यहाँ पर लाइन टू न्यूट्रल का बात हो रहा है, साथ में फ्रीक्वेंसी मेरा 50 हर्ट्ज है, ठीक है। तो नेक्स्ट तुम्हारा मीटिंग फिर से ज्वाइन कर लो, ये इंड हो गया है तुम्हारा।